तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और मध्य प्रदेश की संपूर्ण सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश का अफवाह तंत्र या मध्य प्रदेश की नदियाँ। चलिए हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम देखेंगे कुछ शब्दों की परिभाषाओं और उन शब्दों में क्या अंतर है, क्योंकि अफवाह तंत्र, अफवाह द्रोणी, अफवाह प्रवाह क्या होता है, इन चीज़ों में थोड़ा डिफरेंस होता है। वो आप एक बार देख लें, फिर हम अपनी नदियों को स्टार्ट करेंगे। चलिए बात करें अफवाह तंत्र की। अफवाह तंत्र क्या होता है? निश्चित वाहिकाओं या नदियों के माध्यम से हो रहे जल को अपवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह। मतलब निश्चित वाहिकाओं, जैसी ये नदी है, अब इनकी वाहिकाओं से जो जल का प्रवाह होता है, तो हो रहे जल को ये अपवाह कहा जाता है। ठीक है, ये अपवाह हो रहा है। इन वाहिकाओं, ये जो वाहिकाएं हैं या नदियों के जाल को अफवाह तंत्र कहा जाता है। मतलब ये संपूर्ण एरिया को अफवाह तंत्र कहा जाता है। ये एक वाहिका हो गई और उनकी अन्य सहायक नदियाँ हो गई। इसको संपूर्ण रूप से अफवाह तंत्र का नाम दिया जाता है। चलिए दूसरे शब्द की ओर आगे बढ़ते हैं। बात करें अपवाह द्रोणी की, कि अपवाह द्रोणी क्या होती है। एक नदी तंत्र द्वारा जिसमें मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों सहित अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है। कि अपवाह द्रोणी क्या है? एक नदी तंत्र द्वारा, मतलब एक नदी तंत्र है, जैसे ये नर्मदा नदी तंत्र है। अब नर्मदा की जितनी भी सहायक नदियां हैं, ठीक है, जितनी भी ये ऊपर नीचे की सहायक नदियां हैं, तो ये इनके द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि जल विभाजक क्षेत्र, जल विभाजक क्या होता है। एक अपवाह द्रोणी को दूसरी अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहते हैं। ठीक है, ये आगे आएगा समझ में कि जल विभाजक के रूप में कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि हो सकती है। जैसे बात करें, ये हमारी नर्मदा नदी है और नीचे ताप्ती नदी है और बीच में है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जल विभाजक का कार्य कर रही है। ये आपको समझ में आ गया होगा। बात करें नदी द्रोणी व जल संभर की। क्या नदी द्रोणी होती है और क्या जल संभर होता है? बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहा जाता है। जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहा जाता है, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर का नाम दिया जाता है या जल संभर की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अगला शब्द है जल ग्रहण क्षेत्र। कि जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है। एक नदी, चलिए जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। जैसे ये नदी है, ठीक है, ये नदी जो जिस पूरे ये एरिया से जल लेकर आएगी और ये जहाँ से स्टार्ट हुई है और जहाँ एंड होगी, उस सारे क्षेत्र को उस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाएगा। ये संपूर्ण क्षेत्र नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कहलाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र। किसी नदी के उद्गम स्थान से उस नदी के मुहाने तक, किसी नदी के उद्गम स्थान से उस नदी के मुहाने तक बनने वाले आकार या संरचना को नदी का अपवाह तंत्र कहा जाता है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश के प्रमुख अपवाह तंत्र कौन कौन से हैं और कितने हैं, ये हम देखते हैं। कुल मिला के मध्य प्रदेश में 6 प्रकार के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। पहला है गंगा यमुना अपवाह तंत्र, दूसरा नर्मदा अपवाह तंत्र, तीसरा
ताप्ती अफवाह तंत्र और चौथा गोदावरी अफवाह तंत्र, पांचवा माही अफवाह तंत्र और छठा है महानदी अफवाह तंत्र। ठीक है, गंगा यमुना अफवाह तंत्र, नर्मदा अफवाह तंत्र, ताप्ती अफवाह तंत्र, गोदावरी अफवाह तंत्र, माही अफवाह तंत्र और महानदी अफवाह तंत्र। चलिए इन सबको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। ठीक है, बात करें गंगा यमुना अफवाह तंत्र की, तो गंगा यमुना अफवाह तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र माना जाता है। गंगा यमुना अफवाह तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। मध्य प्रदेश में यह अफवाह तंत्र 2,02,070 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। कितना? 2,02,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गंगा यमुना का अफवाह तंत्र मध्य प्रदेश की भूमि पर फैला हुआ है। अफवाह में शामिल होने वाली उपनदियाँ, मतलब जब गंगा और यमुना मुख्य रूप से नदियाँ हैं तो उनकी सहायक नदियों को भी शामिल किया जाएगा उस अफवाह तंत्र में। ठीक है, अब उनकी उपनदियाँ देख लेते हैं। चंबल, बेतवा, सिंध, धशान, क्षिप्रा, टोंस, सोन, कैन और काली सिंध, ये गंगा यमुना अफवाह तंत्र की प्रमुख उपनदियाँ हैं। चलिए अगला देखते हैं नर्मदा अफवाह तंत्र। बात करें नर्मदा अफवाह तंत्र की, यह अफवाह तंत्र मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। सबसे बड़ा कौन सा है? गंगा यमुना अफवाह तंत्र और दूसरा है नर्मदा अफवाह तंत्र। इसका कुल अफवाह क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में इसका अफवाह होता है 85,930 वर्ग किलोमीटर, कहीं कहीं 85,149 वर्ग किलोमीटर भी मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से आप याद रखें 85,930 वर्ग किलोमीटर। इसका 89.9% भाग मध्य प्रदेश में विस्तृत है। नर्मदा अफवाह तंत्र का 89.9% एरिया मध्य प्रदेश वाले भाग में ही फैला हुआ है। नर्मदा नदी का संपूर्ण अफवाह तंत्र वृक्षनुमा प्रणाली का है। नर्मदा नदी का संपूर्ण अफवाह किस प्रणाली का है? वृक्षनुमा प्रणाली का है। आगे हम इन प्रतिरूपों के बारे में बात करेंगे जो आपको नदियों के प्रकार को समझने में सहायक होंगे। चलिए अभी हम देखते हैं नर्मदा अफवाह तंत्र की उपनदियाँ कि नर्मदा अफवाह तंत्र की उपनदियाँ कौन सी हैं। ये है नर्मदा नदी की जितनी सहायक नदियाँ होंगी इसमें वो सम्मिलित होंगी, जैसे तवा, बारना, मान, बरगी, छोटी तवा आदि। अगला अफवाह तंत्र है ताप्ती अफवाह तंत्र। जो है ताप्ती अफवाह तंत्र का कुल क्षेत्रफल 65,147 किलोमीटर स्क्वायर है। मध्य प्रदेश में इसका अफवाह क्षेत्र 9,804 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी उपनदियाँ हैं बोरी, गिरना और अमरावती। बोरी, गिरना और अमरावती। चलिए चौथा हम देख लेते हैं कि यह है माही अफवाह तंत्र। माही अफवाह तंत्र के बारे में बात करें तो इसका अफवाह क्षेत्र 38,699 वर्ग किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में है 7,188 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों आप इसको ना भी याद रखें कि एरिया किसका कितना है तो भी चलेगा, आप सिर्फ नंबर 1 और नंबर 2 को याद रखें, इससे आपका काम चल जाएगा। बाकी ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। सिर्फ आप अफवाह तंत्र और अफवाह तंत्र की जो उपनदियाँ हैं और उसके बारे में कोई अगर महत्वपूर्ण तथ्य है 1-2 तो सिर्फ उनको याद रखें। ठीक है, बात करें माही अफवाह तंत्र की उपनदियों के बारे में तो ये हैं सोन और जाखम, जाखम और सोम। राजस्थान में माही का अफवाह क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। तो राजस्थान में स्थित माही क्षेत्र के अफवाह तंत्र को 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। 56 का मैदान किस नदी के एरिया
को कहा जाता है? छप्पन का मैदान माही अफवाह तंत्र के एरिया को कहा जाता है, जो कि राजस्थान राज्य में फैला हुआ है। बात करें अंतिम लास्ट गोदावरी अफवाह तंत्र की। गोदावरी अफवाह तंत्र मध्य प्रदेश में गोदावरी नदी के 5 उपतंत्र हैं। मध्य प्रदेश में गोदावरी नदी के कितने उपतंत्र हैं? 5। 5 कौन से हैं देखते हैं। वैनगंगा उपतंत्र, बाघ उपतंत्र, बावनथड़ी उपतंत्र, पैंच उपतंत्र और कान्हन उपतंत्र। ठीक है। मध्य प्रदेश में इसका अफवाह क्षेत्र मात्र 633 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो 3 सहायक नदियां हैं। पहली वैनगंगा, दूसरी वर्धा, तीसरी पैंच। बात करें वैनगंगा, ये सिवनी के परसवाड़ा पठार से निकलती है और वर्धा बैतूल के वर्धन शिखर से और पैंच छिंदवाड़ा जिले से निकलती है। आगे हम इन नदियों के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये है अंतिम। ठीक है, महानदी अफवाह तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अफवाह तंत्र माना जाता है महानदी अफवाह तंत्र, जिसका राज्य में कुल अफवाह क्षेत्र मात्र 154 वर्ग किलोमीटर है, 154 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। इसके पूछे जाने की संभावना अन्य अफवाह तंत्रों से अधिक है। ठीक है, अनूपपुर जिलों में हसदो नदी इसके अफवाह क्षेत्र में सम्मिलित है। अनूपपुर जिले की जो हसदो नदी पाई जाती है, ठीक है, वो इस महानदी अफवाह तंत्र का हिस्सा है। महानदी एक अनुवर्ती नदी है। महानदी जो है एक अनुवर्ती नदी है। बात करें, चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश के अफवाह प्रतिरूप कि मध्य प्रदेश के अफवाह प्रतिरूप क्या होते हैं। दोस्तों, ये थोड़ी बोरिंग से हैं, लेकिन इनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, जिनको हम इन्हीं कॉन्सेप्ट के माध्यम से टैकल करते हैं। चलिए देखते हैं, कुछ अलग अलग प्रतिरूप हैं वहाँ के, तो जिसमें पहला है वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप क्या होता है? जब अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के समान हो तो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। ठीक है, अब इसके उदाहरण देख लेते हैं कि वृक्षाकार प्रतिरूप के कौन से हैं। गंगा, यमुना और महानदी। गंगा, यमुना और महानदी। ठीक है, ये होता है वृक्षाकार प्रतिरूप, ये इस प्रकार का। ठीक है, ऐसा इसको बना देंगे तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, यह है वृक्षाकार प्रतिरूप। आरीय या अपकेंद्रीय प्रतिरूप। आरीय या अपकेंद्रीय प्रारूप क्या होता है? जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं, किसी एक पर्वत से निकल जाएंगी, जैसे ये केंद्र बिंदु है, यहाँ निकल जाएगी, कोई इधर भाग जाएगी, कोई इधर भाग जाएगी, कोई नीचे चली जाएगी। ठीक है, जैसे अमरकंटक के पर्वत से नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, सोन, जोहिला और महानदी। ठीक है, ये चारों अपनी अलग अलग दिशाओं में बह जाती हैं, तो इसे आरीय या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। बात करें परवर्ती नदियाँ की कि परवर्ती नदियाँ क्या होती हैं। परवर्ती, जब नदियाँ अपनी मुख्य नदी में ढाल का अनुसरण करते हुए समकोण पर आकर मिलती हैं। ठीक है, जैसे गंगा, यमुना नदियों में मिलने वाली नदियाँ केन, सिंध और बेतवा। जैसे ये अपनी गंगा और यमुना चली आती हैं। ठीक है, मतलब गंगा ऊपर से, यमुना नीचे से, और जैसे ये नदियाँ हैं केन, सिंध, ये आके समकोण में ऐसे मिलती हैं नीचे से। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं कि अध्यारोपित नदियाँ क्या होती हैं। कि अध्यारोपित नदियाँ क्या होती हैं? जब नदी अपनी घाटी में निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपर्दन करती है। निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपर्दन करती है, जैसे अपर्दन से अध्यारोपित। ठीक है, तो चंबल सबसे
बड़ा उदाहरण है मध्य प्रदेश में बनास आदि नदियाँ। ठीक है, ये हमारे अपवाह प्रतिरूप थे 4 प्रकार के। ये आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, उदाहरण इसके महत्वपूर्ण हैं, कौन सी नदियाँ किस प्रतिरूप की हैं। चलिए बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदियाँ किस दिशा में प्रवाहमान होती है। बात करें उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, पहली चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन और टोंस। ये सभी नदियाँ मध्य प्रदेश से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। और जब बात करें कि पश्चिम की ओर नदियाँ जो प्रवाहित होती हैं वो कौन सी हैं, नर्मदा, माही और ताप्ती। ठीक है, बात करें पूर्वी प्रवाहित नदियों की, ये पूर्वी प्रवाहित नदियाँ कौन सी हैं, ये हैं सोन, जोहिला और महान। सोन, जोहिला और महान पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। अब अंतिम रूप से देखेंगे कि दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं। ये हैं वैनगंगा, पेंच, वर्धा, प्राणहिता और कान्हन। वैनगंगा, पेंच, वर्धा, प्राणहिता और कान्हन। चलिए ठीक है, ये देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की नदियों की लंबाई के क्रम। ये जो है सबसे लंबी, फिर छोटी नदियां हैं, फिर छोटी, उससे छोटी छोटी, ऐसा है। ठीक है, तो ये घटते क्रम में है इनका लंबाइयों का। तो एमपी की 5 सबसे बड़ी नदियां निम्नलिखित हैं। ठीक है, यहाँ 6 लिखी हुई हैं। ठीक है, तो जैसे नर्मदा 1312 किलोमीटर, चंबल नदी 965 किलोमीटर, सोन नदी 780 किलोमीटर, ताप्ती नदी 724 किलोमीटर और बेतवा नदी 590 किलोमीटर। ठीक है, टोंस नदी की लंबाई कितनी है हम आगे देखेंगे। ठीक है, इनकी एक ट्रिक है कि लंबाई के हिसाब से किसको जमाया जाए। जैसे ये है नाच एसटी बेटी। ठीक है, नाच, ना से नर्मदा, चा से चंबल, एस से सोन, टी से ताप्ती और बे से बेतवा और टी से टोंस। ठीक है, आप इनको क्रम से जमा देंगे तो इसका ट्रिक बोलो या कोड बोलो क्या था, नाच एसटी बेटी। चलिए अब हम यहाँ से मुख्य रूप से स्टार्ट करते हैं कि हमारी नदियों क्या है, कहाँ से उनका उद्गम होता है, क्या उनकी लंबाई है, कहाँ उनका मुहाना है, कहाँ जाके वो समाप्त होती हैं, उनकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, क्या उनका उपनाम है और उनके बारे में कुछ विशेष तथ्य क्या हैं, क्या उनमें स्टार्ट हो रही परियोजनाएं हैं। ठीक है, कौन से उनमें बांध हैं, कौन से झरने हैं, कौन से पर्वत से निकलती हैं और आदि विभिन्न तथ्यों के बारे में हम बात करेंगे। चलिए बात शुरू करते हैं चंबल नदी के बारे में। ठीक है, चलिए चंबल नदी का उद्गम इंदौर जिले में स्थित महू के निकट विंध्य श्रेणी की जानापाव पहाड़ी के बागजू पॉइंट से होता है। ठीक है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इंदौर जिले के महू के निकट जनापाव पहाड़ी में स्थित बागचू पॉइंट से होता है। चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है, 965 किलोमीटर। ठीक है, 965 किलोमीटर चंबल नदी की लंबाई है। बात करें चंबल नदी के पौराणिक नाम की, तो चंबल नदी का पौराणिक नाम चरमावती और महाभारत में पूर्णा कहा जाता है। पिछले ही साल ये क्वेश्चन आया था कि पूर्णा किस नदी का मतलब पुराना नाम है। ये चंबल नदी का पुराना नाम है। तो बात करें पौराणिक नाम चंबल नदी का चरमावती और महाभारत में पूर्णा। अब चंबल नदी का मुहाना कहाँ है, कहाँ ये जाकर समाप्त होती है, ये उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में यमुना नदी में चंबल नदी जाकर मिल जाती है। बात करें
चंबल नदी की सहायक नदियों की कि चंबल नदी की कौन सी सहायक नदियां हैं। पहली नदी है क्षिप्रा। मालवा की गंगा कही जाने वाली क्षिप्रा नदी का उद्गम इंदौर जिले की काकड़ी वर्डी पहाड़ी से होता है। क्षिप्रा नदी का उद्गम इंदौर जिले की काकड़ी वर्डी पहाड़ी से होता है और ये मालवा की गंगा कही जाती है। अगली सहायक नदी की बात करते हैं। ये चंबल की सहायक नदियाँ हम देख रहे हैं। बात करें सेवना की, तो सेवना नदी के किनारे मंदसौर शहर स्थित है। बस इसके बारे में ये एक ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, आगे हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। सेवना नदी के किनारे मंदसौर शहर स्थित है। बात करें काली सिंध नदी की, काली सिंध का उद्गम वागली गांव देवास से हुआ है। काली सिंध का उद्गम बागली गांव देवास से हुआ है। अगली नदी है पार्वती। पार्वती का उद्गम आष्ठा सीहोर जिले से होता है। सीहोर जिले के आष्ठा से होता है। अगली नदी है कूनो। शिवपुरी पठार से कूनो नदी का उद्गम होता है। ठीक है, इसके किनारे कूनो पालनपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो कूनो नदी के किनारे कूनो पालनपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। ठीक है, अगली सहायक नदी है बनास। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है बनास। कौन सी है? सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बनास। उद्गम इसका होता है अरावली पर्वत श्रेणी से, जो कि कुंभलगढ़ राजस्थान में इसका मुख्य उद्गम बिंदु है। सीप नदी, इसका उद्गम श्योपुर से होता है। सीप नदी का उद्गम श्योपुर से होता है। इस पर बंजारा बांध स्थित है। चलिए अब हम देखते हैं चंबल नदी की प्रमुख परियोजनाएं। चंबल नदी में कौन सी परियोजनाएं स्थित हैं? पहली है गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर। गांधी सागर स्थित है मध्य प्रदेश के मंदसौर में, और राणा सागर है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, और जवाहर सागर है राजस्थान के कोटा में। ठीक है, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा सागर, 3 परियोजनाएं हैं। ठीक है, चंबल नदी में स्थित प्रमुख जलप्रपात देख लेते हैं। चूलिया जलप्रपात, जो कि भैंसरोडगढ़ कोटा राजस्थान में स्थित है। एक है शीतला माता इंदौर में, दूसरा है झाड़ीदाह इंदौर में। ठीक है, चूलिया, शीतला माता और झाड़ीदाह, 3 जलप्रपात। अब चंबल नदी का अन्य नाम क्या हैं? ये हैं चरमावती, धर्मावती, कामधेनु और रतिदेव की कीर्ति। दोस्तों, रतिदेव की कीर्ति याद रखें, ये नर्मदा का उपनाम नहीं है, ये चंबल का उपनाम है। ये हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो अवश्य रूप से इसको याद रखें। रतिदेव की कीर्ति चंबल की सहायक नदी है। देख लेते हैं कुछ विशेष तथ्य। चंबल नदी अवनालिका अपर्दन अथवा बीहड़ का निर्माण करती है। चंबल नदी अवनालिका अपर्दन और बीहड़ का निर्माण करती है। बीहड़ को रिवाइन लैंड भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में बीहड़ प्रभावित जिले श्योपुर, भिंड और मुरैना, 3 जिले हैं। तीनों श्योपुर, भिंड और मुरैना। ठीक है, इस पर चंबल घड़ियाल, जो कि देवरी घड़ियाल के नाम से मुरैना में स्थित है। ठीक है, चंबल नदी पर चंबल घड़ियाल केंद्र मुरैना जिले में स्थित है। चंबल नदी में डॉल्फिन संरक्षण भी किया जा रहा है। चंबल नदी में किसका? डॉल्फिन संरक्षण भी किया जा रहा है। इसमें बटावुर, कटहवा व चित्रा इंडिका कछुओं की प्रजातियों का संरक्षण हो रहा है। कौन सी? बटावुर, कटहवा और चित्रा। चंबल नदी का पुराना नाम चरमावती व कामधेनु, चरमावती, धर्मावती, कामधेनु, रतिदेव की कीर्ति, ये हम पढ़ चुके हैं। अब देख लेते हैं कि बनास, चंबल और सीप, बनास, चंबल और सीप नदी रामेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण राजस्थान में करती हैं। ये 3 नदियाँ बनास, सीप और चंबल नदी रामेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण राजस्थान में करती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये किस प्रकार इसका जाल है।
नीचे से ये निकलती है, कहाँ से, महू वाले क्षेत्र से। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे। महू वाले क्षेत्र से इंदौर से निकलती है और फिर इसमें आके कुछ नदियाँ मिलती हैं, जैसे शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सीप और कूनो। ठीक है। और इधर है शिवना, मंदसौर शहर के समीप से जो गुजरती है। इसमें स्थित हैं कुछ परियोजनाएं, कुछ जलप्रपात, जो कि एक हम देख चुके हैं, गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर। और जलप्रपात की बात करें, यहाँ है चूलिया जलप्रपात, इसमें बनास नदी भी मिलती है। ठीक है। और चंबल घड़ियाल केंद्र यहाँ स्थित है, जो कि अभी हमने देखा मुरैना ज़िले में स्थित है। कुछ नोट यहाँ दिया गया है कि डॉल्फिन मछली को चंबल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। डॉल्फिन मछली को चंबल नदी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जनापाव पहाड़ी इंदौर ज़िले से चंबल, नखेरी, कोरम, चोरल, गंभीर, अजनार, उमरा, शुमरा नदियों का उद्गम जनापाव पहाड़ी से होता है। इतनी सारी नदियों का उद्गम दोस्तों जनापाव पहाड़ी से ही होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम जनापाव पहाड़ी से नहीं होता है, तो आप इसे याद रखें। चलिए अब बात करते हैं बेतवा नदी की। बेतवा नदी बुंदेलखंड की जीवन रेखा का उद्गम रायसेन के कुम्भरा नामक गांव से हुआ है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कही जाती है बेतवा नदी। ठीक है। जिसका उद्गम रायसेन के कुम्भरा गांव से हुआ है। बात करें इसके मुहाने की, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में यमुना नदी में इसका मुहाना है। बात करें लंबाई की, इसकी लंबाई है, इसकी दो लंबाई मिलती हैं दोस्तों, 590 और 480। ये आप याद रखें, 590। मध्य प्रदेश में 380 किलोमीटर में ये प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदियां हैं बीना, धशान, जामनी, बेस, कैन और हलाली। ठीक है। इसके अन्य नाम हैं, देख लेते हैं कि बेतवा नदी के अन्य नाम कौन से हैं। वेत्रपति, शिव की पुत्री, बेश और विंध्याटवी। ठीक है। अब देखते हैं बेतवा नदी की प्रमुख परियोजनाएं कौन सी हैं इसमें। सम्राट अशोक सागर परियोजना, जिसे हलाली परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, जो कि विदिशा जिले में स्थित है। दूसरी है राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कहा जाता है और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बात करें अगली परियोजना माता टीला परियोजना, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और अंतिम परियोजना है परीक्षा परियोजना, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो 4 परियोजनाएं हम देखें। सम्राट अशोक सागर परियोजना, जिसे हलाली परियोजना कहा जाता है, विदिशा में स्थित है। राजघाट परियोजना, जिसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कहा जाता है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश वाले राज्यों में स्थित है। और उसके बाद माता टीला परियोजना, यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और परीक्षा परियोजना, जो कि उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। अब विशेष तथ्य देख लेते हैं बेतवा नदी के बारे में। बेतवा की सहायक नदी बीना नदी के किनारे आगाशोद गांव में बीना तेल रिफाइनरी स्थित है। बीना नदी के किनारे सागर जिले में स्थित एरन नामक स्थान में सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बेतवा को बुंदेलखंड की गंगा व मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है और मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर बेतवा नदी को कहा जाता है। प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कौन है? बेतवा नदी। बेतवा का आइलैंड देवगढ़ के किले को कहा जाता है। तो देवगढ़ का किला कहाँ है? यूपी में है। बेतवा का आइलैंड देवगढ़ के किले को कहा जाता है, जो कि यूपी वाले क्षेत्र में स्थित है। अब भालकुंड राहतगढ़ जलप्रपात वीना नदी पर सागर जिले में स्थित है। भालकुंड जलप्रपात
ठीक है, बीना नदी पर सागर जिले में स्थित है। चलिए, ओरछा में बेतवा नदी को किस नाम से जाना जाता है? ओरछा, छतरपुर, ठीक है। बेतवा नदी को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है सतधारा। सतधारा नाम से बेतवा नदी को ओरछा में जाना जाता है, ठीक है। बेतवा के किनारे स्थित शहर कौन से हैं? विदिशा, श्योपुर, सांची, चंदेरी और ओरछा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये निकलती है कुम्भरा गांव से, बेतवा नदी रायसेन के कुम्भरा गांव से निकलती है। उसके बाद ये आगे बढ़ती हुई भोजपुर, सांची, विदिशा, चंदेरी, ये सारे शहर और ज़िले बेतवा नदी के किनारे स्थित हैं। और इसकी सहायक नदी वीना, अगली जामनी, धशान, हमीरपुर होते हुए यमुना में मिल जाती है। और इसकी जो परियोजनाएँ कुछ बांध हैं, सम्राट अशोक सागर परियोजना, राजघाट परियोजना, माता टीला बांध और अगला है परीक्षा बांध, ठीक है। ये मैप आपको समझ में आ गया होगा, इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं सिंध नदी के बारे में। सिंध नदी का उद्गम लटेरी तहसील विदिशा से हुआ है। कहाँ से हुआ है सिंध नदी का उद्गम? लटेरी तहसील विदिशा से सिंध नदी का उद्गम हुआ है। इसका मुहाना उत्तर प्रदेश के जालौन ज़िले में यमुना में हुआ है। इसका मुहाना कहाँ है? उत्तर प्रदेश के जालौन ज़िले में यमुना नदी में इसका मुहाना है। लंबाई 470 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर। सिंध नदी की सहायक नदी हैं कुंवारी, मऊहर और पाहुज, ठीक है। सिंध नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? कुंवारी, मऊहर और पाहुज। सिंध नदी का उद्गम लटेरी तहसील विदिशा से हुआ है। मुहाना उत्तर प्रदेश के जालौन ज़िले के यमुना में ये जाकर मिल जाती है। कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ कुंवारी, मऊहर और पाहुज हैं। बात करें सिंध नदी पर स्थित परियोजनाओं की, ठीक है। ये परियोजना है मड़ीखेड़ा, जिसे मोहिनी सागर परियोजना भी कहा जाता है, ये शिवपुरी में स्थित है। और अगला है गोपी कृष्ण बांध। गोपी कृष्ण बांध चौपन नदी पर गुना जिले में स्थित है। बात करें विशेष तथ्य की, ठीक है। सिंध नदी के किनारे रतनगढ़ व सनकुआ का मेला दतिया में लगता है। सिंध नदी के किनारे रतनगढ़ व सनकुआ का मेला दतिया जिले में लगता है, ठीक है। सिंध नदी गुना और अशोकनगर जिले के मध्य सीमा बनाती है। सिंध नदी अशोकनगर और गुना जिले के मध्य, जैसे ये सिंध नदी है, ठीक है, यहाँ गुना है और यहाँ अशोकनगर है, तो ये दोनों के बीच से सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।